गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। तो इसी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईआर एंड यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप पढ़ चुके हैं और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप पढ़ चुके हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन आपने देखा था, देयर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन यूवी एंड विजिबल रीजन। यहाँ पर आपकी जो एब्जॉर्प्शन है, आपको जो लाइट फॉल करनी है वो यूवी एंड विजिबल रेडिएशन फॉल करनी है, और इंफ्रारेड में यू हैव टू फॉल आईआर रेडिएशन। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देयर आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। आपके जो यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसकी एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल ट्रांजिशन। बट इन केस ऑफ आईआर ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं हो सकती, क्योंकि आईआर जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी जो है दैट इज़ लेस देन दैट ऑफ यूवी एंड विजिबल रेडिएशन। दैट्स वाई हम आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स चेंज होंगे, और आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपकी आईआर रीजन में होती है, और यहाँ पर जो है आपकी वाइब्रेशंस पॉसिबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस आर पॉसिबल, जिसकी वजह से आपका आईआर स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, ठीक है। और यूवी स्पेक्ट्रम आपका मिलता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, राइट। नेक्स्ट है आपका, what is necessary condition for absorption of IR radiation by a molecule। अब कोई भी कंपाउंड आपकी आईआर रेडिएशन कब एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई भी जो है आपका, मैंने आपको सिलेक्शन रूल्स करवाए थे, वहाँ आप रिकॉल कीजिए। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, अगर डाइपोल मोमेंट चेंज है तो ही आपका मॉलिक्यूल जो है वो आपका आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ़ द वाइब्रेशंस आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक, अगर आपकी वाइब्रेशन सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है तो आपकी आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो सेंट्रोसिमेट्रिक हैं तो आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट, कैसे आप कह सकते हैं कि इफ़ यू कंसीडर हाइड्रोजन दैट इज़ नॉन पोलर, तो दैट इज़ आईआर इनएक्टिव, क्लोरीन आईआर इनएक्टिव, बट इनकी कम्बिनेशन से आपका जो कंपाउंड बन गया है HCl आपने बना दिया, दिस HCl इज़ नाउ आईआर एक्टिव बिकॉज देयर इज़ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। आप देख रहे हैं इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से देयर इज़ नेट डाइपोल मोमेंट, एंड नेट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से दिस कंपाउंड विल शो, या यू कैन से दिस विल एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि प्रोपीन जैसे है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब प्रोपीन जो है दैट इज़ आईआर इनएक्टिव, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर आप इसको असिमेट्रिक कर दो, जैसे आपने प्रोपीन कर दिया, सॉरी इथीन, आई थिंक मैंने प्रोपीन बोल दिया था इसको, दिस इज़ इथीन, इथीन इज़ आईआर इनएक्टिव, इथीन आपका शो नहीं करेगा, बट प्रोपीन आपका जो है आईआर स्पेक्ट्रम शो करेगा, क्योंकि प्रोपीन में अब अनसिमेट्रिकल होने की वजह से देयर विल बी सम डाइपोल मोमेंट, और सम डाइपोल मोमेंट होने की वजह से दिस विल बी आईआर एक्टिव, ठीक है। सेकंड मैंने बताया है योर ट्रांजिशंस शुड नॉट बी सेंट्रोसिमेट्रिक, सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का केस लूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करूँ मैं, जिसमें दोनों या तो एक दूसरे के पास आएँ या दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, तो दिस वाइब्रेशन इज सिमेट्रिक इन नेचर, तो दैट्स वाई दिस विल बी आईआर इनएक्टिव, ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा, इथीन नहीं करेगा, प्रोपीन करेगा।
और अगर हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अनसिमेट्रिकल शो करें, अनसिमेट्रिकल में जैसे एक इसके पास आ रहा है और एक इससे दूर जा रहा है, तो दिस विल बी IR एक्टिव ट्रांजिशन, यानी कि इन जनरल देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट एंड वाइब्रेशन जो है दैट शुड नॉट बी सेंट्रोसिमेट्रिक। ठीक है, तो दीज आर टू कंडीशंस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय एनी मॉलिक्यूल, राइट। द नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, आपको कोई भी कंपाउंड गिवन हो सकता है और आपको ये कह सकते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शन रीजन बताइए IR स्पेक्ट्रम में। तो आपको IR स्पेक्ट्रम में लॉट ऑफ बैंड्स आपकी पीक्स आएंगी, बट आपको सारी पीक्स बताने की जरूरत नहीं होती, आपको 1-2 मेजर पीक्स जिसकी वजह से आप उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी यू हैव टू टेल ओनली द इम्पॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन बैंड एक्सपेक्टेड, राइट। ऑल द बैंड्स जो आपके हैं दैट शुड नॉट बी मेंशन्ड हेयर। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है, अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आप देख रहे हैं OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैंड आएगा। ब्रॉड क्यों आएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अप्रॉक्स 3200 से 34 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपका अगर ब्रॉड बैंड आ रहा है, ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग बैंड आ रहा है, तो वो आपका OH ग्रुप होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में एक तो ये बैंड आएगा आपका मेन, ठीक है। देन CO बैंड आएगा, क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल में CO बॉन्ड भी प्रेजेंट है। CO बॉन्ड आपका आता है 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। देन CH को आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी CH तो स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होगी, तो 2900 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आपका ये वाला बैंड आएगा। मेन आपको ये दो बैंड तो मेंशन करने ही करने हैं, OH की वजह से और CO की वजह से, राइट। अब हम बात करते हैं डाई मिथाइल ईथर की। अब डाई मिथाइल ईथर आपका क्या है? CH3OCH3। अब कार्बन हाइड्रोजन बैंड तो आना ही आना है, कार्बन हाइड्रोजन बैंड आप मेंशन करें या ना करें, ठीक है, बट इसमें बैंड्स कम है तो यू कैन मेंशन हेयर CH बैंड। अब मेन आपका जहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे दैट इज CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो ईथर में है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1050 to 1150 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो बैंड है आपको, और बाकी के और बैंड ना आना, OH का कोई बैंड ना होगा आपका, और C डबल बॉन्ड O का कोई बैंड नहीं होगा, और CO का बैंड आपके प्रेजेंट हो, तो ये चीज़ आपके इंडिकेट करेगी कि कंपाउंड इज ईथर, राइट। तो इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड का आपको एक्सपेक्टेड पीक्स आपसे पूछ सकते हैं। एब्जॉर्प्शन टेबल आपको पूरी मैंने करवाई थी, वो आपको लर्न करनी है और आप किसी की भी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट, वाई इथीन इज IR इनएक्टिव एंड प्रोपीन इज IR एक्टिव। ये क्वेश्चन लगभग पीछे मैंने आपको बता दिया। अब इथीन जो है देयर इज़ नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट 0 है सिमेट्रिकल होने की वजह से। लेकिन अगर आप प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन आपका क्या है? प्रोपीन आपका अनसिमेट्रिकल हो गया, तो देयर इज सम चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, दैट्स वाई दिस इज IR इनएक्टिव, इथीन इज IR इनएक्टिव एंड प्रोपीन जो है आपकी दैट इज IR एक्टिव, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। देन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको वाइब्रेशंस गिवन होती हैं और आपको ये कहते हैं कि उस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कीजिए, ठीक है। अब आपको गिवन है कि कंपाउंड है कोई भी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका C3H8O। ये आपको IR बैंड शो कर रहा है 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पर, बट नन नियर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1725 सेंटीमीटर इनवर्स।
अब मैंने आपको बताया था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो नेगेटिव इन्फ्रेंस है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपेयर टू पॉजिटिव इन्फ्रेंस। अब आप यहाँ देखिए, अब आपके कंपाउंड में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, बट एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद आपका 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के पास कोई बैंड नहीं है, तो देखिए आपका एल्कोहल एब्सेंट हो गया, OH नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह आपका 1725 के अराउंड आपका बैंड एब्सेंट है, तो आपका कार्बोनिल ग्रुप यानी कि आपका एल्डिहाइड, आपका कीटोन ये नहीं हो सकता। तो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, कीटोन नहीं आपका हो सकता, ठीक है। अब एल्डिहाइड नहीं हो सकता, कीटोन नहीं हो सकता, आपका एल्कोहल नहीं हो सकता, और कंपाउंड आपका सैचुरेटेड ओपन चेन है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आपको ये मिल रही है कि दिस कंपाउंड कैन ओनली बी ईथर, क्योंकि ईथर के अंदर भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। आपका जो कंपाउंड है दैट कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब एल्कोहल नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन नहीं है, तो ईथर है। और ये जो आपको वाइब्रेशन गिवन है ईथर की, ये आपको CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन गिवन है, CO की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन नहीं है, बट CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको गिवन है। अब आप C3H8O 3 आपके ऑक्सीजन है, तो आप एक तरफ आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया ऑक्सीजन के और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा दिया। देखिए आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो गिवन है वो बन गया C3H8O, राइट। तो यानी कि आपका जो कंपाउंड है दैट इज योर इथाइल मिथाइल ईथर, आपका इथाइल मिथाइल ईथर आपका होगा which shows a band at 2950 centimeter inverse but no band at 3300 centimeter inverse and 1725 centimeter inverse, right। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। देन आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा आते हैं। हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, आपको किसी भी पेयर में डिफ्रेंशिएट करना आ सकता है, तो उसमें भी आप सिर्फ क्या करेंगे, उसमें भी आप इम्पॉर्टेंट पीक्स जो आपकी हैं वो बताएंगे कि इसमें ये पीक आएगी और इसमें नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट केस हमारा है एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। अब एसीटोन जो है कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है, तो C डबल बॉन्ड O की पीक आप लिखें चाहे ना लिखें तो आप लिखेंगे C डबल बॉन्ड O जो है वो तो दोनों में आएगा, 1700 से लगभग 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास सब में आएगा। बट एसिड के अंदर इन एडिशन टू दिस देयर इज OH डबल बॉन्ड, बॉन्ड और OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही आपकी ब्रॉड रेंज में आएगी, लगभग आपकी 2800 से 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के अप्रॉक्स आपका जो है OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एसिड में आएगी, जो कि आपकी एसीटोन में नहीं आएगी। तो ये बैंड आपका इन दोनों में डिस्टिंक्शन करेगा। OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो कि अराउंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, यू विल गेट अ वेरी ब्रॉड बैंड इन केस ऑफ एसिटिक एसिड एंड दिस बैंड इज नॉट इन केस ऑफ एसीटोन, ठीक है। और लगभग यही डिफरेंस आपका यहाँ बनेगा एसीटोन में। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस आप ये कहेंगे कि एसीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आएगी लगभग इसी के ऊपर, ठीक है, 1715 के ऊपर आती है, और इसके अंदर C डबल बॉन्ड O नहीं आएगी एल्कोहल के अंदर, और इसके अंदर OH आएगी अराउंड 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो एसीटोन में कार्बोनिल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी मेन बैंड आएगा, और इथाइल अल्कोहल में OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपकी 3000 के आसपास स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैंड आएगा। देन आपका है डाई इथाइल एमीन इज C2H5 ट्वाइस NH। तो आप देखें ये आपका डाई मिथाइल एमीन हो गया, और आपका ट्राई इथाइल एमीन जो है ट्राईथाइल एमीन इज C2H5 थ्राइस N। अब ट्राई इथाइल एमीन में आप देख रहे हैं NH जो है बैंड प्रेजेंट ही नहीं है,
तो NH का भी जो बैंड है अप्रोक्स 3000 के आसपास या 3200 के आसपास जो बैंड आएगा वो किस में आएगा, ये बैंड आपका इथाइल एमीन में आएगा। और यू कैन से जो ट्राई इथाइल एमीन है इसके अंदर NH स्ट्रेचिंग बैंड नहीं आएगा। तो ये आपका डिस्टिंक्शन कर देगा बिटवीन डाई इथाइल एमीन एंड ट्राई इथाइल एमीन। डाई इथाइल एमीन में NH स्ट्रेचिंग बैंड अराउंड 3200 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा एंड दिस बैंड इज एब्सेंट इन केस ऑफ ट्राई इथाइल एमीन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछे जाते हैं। देन है ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड एंड इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैलिक एसिड जो आपका है, मैलिक एसिड आपका सिस एसिड होता है और जो फ्यूमेरिक एसिड है वो आपका ट्रांस होता है, ठीक है। मैं मैलिक एसिड एक का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये आपका जैसे है COOH यहाँ पर है, COOH अगर सेम साइड पे है तो ये आपका मैलिक एसिड है और अगर ये अपोजिट साइड पे होते तो ये आपका ट्रांस हो जाता, ठीक है। अब क्या होता है इसमें सिस के अंदर जो बल्कि ग्रुप्स हैं COOH दैट आर ऑन सेम साइड, ठीक है। सेम साइड होने की वजह से जो C डबल बॉन्ड O है COOH ग्रुप का, दैट गोज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस C डबल बॉन्ड C रिंग, ठीक है, जिससे देयर इज डिक्रीज इन कंजुगेशन। और कंजुगेशन कम तो यू कैन से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा आएगी। इसके अंदर जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर आती है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड जो कि ट्रांस है यहाँ पर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आपका ये किसका बैंड आता है, कार्बोनिल ग्रुप का बैंड आता है ये। तो ये 1680 के आसपास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंजुगेशन है दैट इज़ इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि ट्रांस में जो बिगर आपके COOH ग्रुप हैं दैट आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज इफेक्टिव कंजुगेशन बिटवीन C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जो है जहाँ ज़्यादा होगी, कॉन्जुगेशन ज़्यादा का मतलब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो यू कैन से फ्यूमेरिक एसिड में आपका कार्बोनिल बैंड जो है 16800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगा और मैलिक एसिड में आपका 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आएगा, ठीक है। देन है आपका इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बताना है। इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वेदर इंटर एंड इंट्रा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ही आपकी वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट इंटर के केस में और इंट्रा के केस में हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इंटर के केस में आपका जो बैंड आएगा दैट इज विल बी वेरी ब्रॉड एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी फर्स्ट डिफरेंस आपका ये हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू ब्रॉड बैंड्स एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आपके बैंड आएंगे दैट विल बी शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड। एंड सेकेंड मेन डिफरेंस की जो इंटेंसिटी है बैंड की, इंटरमोलिकुलर के केस में जो इंटेंसिटी ऑफ बैंड है दैट इज़ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, कि अगर आप डाइल्यूशन कर दें तो इंटेंसिटी आपकी जो है वो आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी, जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। अगर आप डाइल्यूशन कर दें तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इंटेंसिटी पे इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी यू कैन से कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ बैंड इन दिस केस इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, राइट। तो इस तरह से अगर आप का ब्रॉड बैंड आया है या इंटेंसिटी आपकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है तो आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर आपका शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड है और इंटेंसिटी आपकी कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है देन आपका
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहा है, कंपेयर कीजिए बिटवीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन फ्लोरो मीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन। तो हेलोजन बॉन्ड CX बॉन्ड प्रेजेंट है, CX बॉन्ड। अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपका, अगर आपको फार्मूला ध्यान है हुक्स लॉ वाला, दैट इज 1/2πc√K/μ। ये आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, राइट। तो इससे आप देख रहे हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट और यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। ठीक है, अब रिड्यूस्ड मास, अब फ्लोरो का मास जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू क्लोरो, एज कंपेयर टू ब्रोमो एंड एज कंपेयर टू आयोडो। तो म्यू किसका कम है? फ्लोरो का कम है। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की भी बात करें तो CF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू CBr, CCl, CBr, ठीक है, एंड सो ऑन Ci। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ CF की ज़्यादा है, CF की ज़्यादा होने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अब फ्लोरीन का रिड्यूस्ड मास कम है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो यानी कि इन जनरल जब आप मिथाइल फ्लोराइड से मिथाइल आयोडाइड की तरफ मूव करते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो यानी क्या ट्रेंड रहेगा? आपकी मिथाइल जो फ्लोराइड है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी और मिथाइल आयोडाइड की आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स कांस्टेंट आपका क्या होता है? जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो CF बॉन्ड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे स्ट्रॉन्ग मीन्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एंड सेकंड CF का जो आपका रिड्यूस्ड मास है वो सबसे कम है। रिड्यूस्ड मास सबसे कम होने का मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 आइसोमेरिक कंपाउंड्स A and B having molecular formula C3H6O, C3H6O मोलिकुलर फार्मूला है एंड उनके बैंड्स आपके आ रहे हैं। एक का बैंड आता है 3300 to 1640 सेंटीमीटर इनवर्स पर और एक का आता है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1710 आपको एकदम से बताता है कि कार्बोनिल ग्रुप इज देयर एंड C3H6O में, मतलब यहाँ पर भी आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आपका B तो आपका हो गया एसीटोन जो कि 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपका शो करेगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं ए के ऊपर। अब ए के अंदर दो बैंड आ रहे हैं। 330 के आसपास आपको बैंड पता है OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से आता है, और 1640 पे जो बैंड आता है वो C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से आता है। यानी कि आपका जो है C डबल बॉन्ड C भी प्रेजेंट होना चाहिए और OH भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस और C3H6 उसका मॉलिकुलर फार्मूला होना चाहिए। तो आप देखिए इसका जो आइसोमर है, सेकंड आइसोमर एसीटोन का, ये आपका ये हो जाएगा एलाइल एल्कोहल। देखिए C3 हो गए, H6 हो गए इसके अंदर और एक ऑक्सीजन हो गई। तो दिस कंपाउंड इज एलाइल एल्कोहल, जिसके अंदर आपका OH बैंड आपका आ जाएगा एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स और C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है जो कि बैंड आपका आ जाएगा 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। राइट, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन एक और क्वेश्चन, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, यानी कि उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और उसके अंदर 14.3% हाइड्रोजन है और IR बैंड्स आपको गिवन है 3015 पे आएंगे,
1680 पे आएंगे, 960 पे आएंगे, आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप परसेंटेज हाइड्रोजन की गिवन है आपको 14.3, इसको 14 से डिवाइड कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया। अब 14.3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कार्बन कितना प्रेजेंट होगा, 100 में से 14.3 आप माइनस कर देंगे तो दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 85.7, और इसको आप कार्बन के एटॉमिक मास से 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ, आपका जो है आ गया ये अप्रोक्सीमेटली 7, अच्छा ये मैंने यहाँ गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ आपको 1 से डिवाइड करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 14 आ गया, ठीक है, और 12 7 जा 84 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 7 आ गया। तो यानी हाइड्रोजन आपके 2 हैं तो कार्बन आपका 1 है, यानी कि CH2 आपका इसका इम्पीरिकल फार्मूला हो गया, इम्पीरिकल। लेकिन कंपाउंड के अंदर हमारे जो है 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो CH2 4 करेंगे आप तो आपका यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C4H8। अब C4H8 आपका क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। अब ब्यूटीन के अंदर देखिए आपके बैंड्स, अब 1680 पे बैंड आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, 3015 पे बैंड आएगा डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से, देन 960 सेंटीमीटर इनवर्स, यही बैंड अब आपको बताएगा कि कौन सी ब्यूटीन है, क्योंकि ब्यूटीन आपकी 1 ब्यूटीन भी हो सकती है, 2 ब्यूटीन भी। अब 2 ब्यूटीन है तो वो आपकी सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ आपने ये चीज़ लर्न करनी है कि ये जो 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये जो बैंड आ रहा है ये आपका CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से आता है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन फॉर अ डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हैविंग ट्रांस कन्फिग्रेशन। तो ये बैंड आपको ये बता रहा है कि ये जो एल्कीन है दैट इज़ ट्रांस टू ब्यूटीन, ये आपकी ट्रांस हो गई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो 960 वाले बैंड ने आपको ये बताया है। अगर यहाँ पर आपको 960 गिवन नहीं होता तो जस्ट आपका आंसर यहाँ तक ब्यूटीन तक आपका आ जाता कि कंपाउंड इज ब्यूटीन, बट 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन फॉर अ एल्कीन हैविंग ट्रांस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी गिवन हाइड्रोकार्बन है आपका 4 कार्बन चेन वाला, वो आपका क्या होगा, ट्रांस टू ब्यूटेन आपका होगा, राइट। द नेक्स्ट, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2। अब पहले तो आप ये देखिए कि इसमें हाइड्रोजन एटम का नंबर आपका बहुत कम हो गया एज कंपेयर टू कार्बन एटम, तो यानी दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक है। ये आपने अभी कंक्लूजन निकाल लिया इससे, एंड दैट शोज अ बैंड एट 1771 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑन ट्रीटमेंट विद LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप इसके रिडक्शन कर रहे हैं, LaH के साथ रिडक्शन होती है, इट फॉर्म्स Y, एंड Y के अंदर बैंड आ रहे हैं 3300 सेंटीमीटर इनवर्स और 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 330 के आसपास बैंड आपका OH का आता है, यहाँ आपका CO का आता है, ये चीज़ आपको पता चल गई। और यहाँ से आपको ये पता चल गई कि 1771 पे आ रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपका क्या है, C7H6O2 है। अब मैंने आपको बताया क्योंकि हाइड्रोजन एटम का नंबर बहुत कम है तो इट मीन्स कंपाउंड के अंदर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज एरोमेटिक। फिनाइल ग्रुप आप इसमें से माइनस करके देखिए तो आपका 1 कार्बन बचा, 1 हाइड्रोजन बचा और 2 ऑक्सीजन बचे। तो यानी कि आप फिनाइल रिंग के ऊपर COOH लगा दीजिए, COOH आपका CHO2 हो गया ना ये, ठीक है। अब COOH आपका देखिए 1771 सेंटीमीटर इनवर्स पे ही शो करेगा क्योंकि फिनाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है आपकी। और
इस कंपाउंड की जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो बेंजोइक एसिड आपको बेंजाइल अल्कोहल देगा रिडक्शन पे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपका बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब बेंजाइल अल्कोहल में आपका OH है तो आपका बैंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगा एंड CO बॉन्ड इज़ देयर, जिसकी वजह से आपका बैंड आएगा 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर। राइट तो इस तरह से आप X और Y का स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं। X आपका क्या हो गया, X आपका हो गया बेंजोइक एसिड और Y आपका हो गया बेंजाइल अल्कोहल। राइट तो ऑलमोस्ट मैंने आपके जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते थे सारे क्वेश्चंस आपके कवर करवा दिए हैं। इससे बाहर आपके जनरली एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आपके इस लेवल पे नहीं आते। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छी तरह देखिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं एंड आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।